अस्सलामुअलैकुम। नया दिन के साथ खुशामदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त सैलाब जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है और मदद के मुंतज़र नज़र आते हैं। जहाँ जहाँ सैलाब आया हमने देखा कि वहाँ पर बहाली का काम कुछ तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर है, जो बड़ा इम्तिहान है, वो ये है कि वहाँ पर अब बीमारियाँ फूटने लग गई हैं। जल्द और पेट के बाद आंखों की बीमारियां जो हैं वो फैलना शुरू हो गई हैं। पनुआकिल और सालेपट में आफत ज़दगान दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। एक माह के दौरान मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो फैली हैं और 25 से ज़ायद बच्चे, अब तक के तलाक के मुताबिक जो है वो 25 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ गए। ये बच्चे वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। अभी आप देखें कि शायद कुछ अब बात ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट ही ना हुई हो, कुछ नहीं होंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा होंगी। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ना इमदाद पहुंची है, ना ही किसी की निगाह पहुंची है। एंड अगेन वही बात कि आप जितना आगे बढ़ के इन लोगों के लिए काम कर सकते हैं, प्लीज काम करें। इसके अलावा शो में आज आपको बताएंगे कि डेंगू वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। गुज़िश्ता रोज सिंध में 386 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 349 मरीज सिर्फ कराची में सामने आए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 152 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में 71 और लाहौर में 47 मरीज भी सामने आए हैं। इसके अलावा बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को दूर भगाएं। अब जो पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगेगी, बट अब अमल शुरू हो चुका है। कराची और हैदराबाद में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। 5 से 11 साल उम्र के 24 लाख बच्चों को वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आपने भागना नहीं है, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी है। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात होगी कि पाक सऊदी अरब दोस्ती की एक और शानदार मिसाल देखने में आई उस वक्त कि जब सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने $3 अरब डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ा दी। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, IMF ने भी यकीन दहानी करा दी। और बीमारियों और परेशानियों का ताहवाल हम आपको बताएंगे ही, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ और अच्छी खबरें भी होंगी हमारे पास, जैसे कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। 17 साल बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ आज से शुरू होने वाली है। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। अभी मैं और फैसल मेकअप रूम में यही बात कर रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा सड़कों पर रश होने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि मैच है और फिर यकीनन कोई ना कोई ट्रैफिक का प्लान भी होगा। इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। और इसके अलावा गुजरावाला के पहलवान ने रोमानिया में मुखालफिन को चित्त कर दिया। गोल्ड मेडल जीतने वाले साद राजपूत से भी शो में मिलवाएंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे मसले की कि जिसने कराची के लोगों में आग लगा। वो ये कि कराची में बिजली के बिल्स में KMC टैक्स वसूल करने पर शहरी जो हैं वो शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और क्यों ना दें, के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में उन्होंने कचरा डालने की जो है वो एक वीडियो बनाई जो आजकल बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे कोरंगी का एरिया और नॉर्थ नाज़िबाद का, ऐसी वीडियोज़ भी आई है कि कई के दफ्तर के सामने जाके उन्होंने कचरा फेंक दिया और उनका कहना है कि आप हमसे कचरा उठाने की फ़ीस ले रहे हैं तो ये ले उठा लें। अब जो हमने वो बताया था आपको, जो जिस गाड़ी में जाके डाली है, वो बंदा कौन है, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद से, जो इस वक्त शहरी हैं। डॉक्टर नजमुज़्ज़मा उनके साथ मौजूद हैं। जी रेहान। जी, आजकल एक वीडियो बड़ी फेमस हो रही है जिसके अंदर एक साहब को कचरे की थैलियां और बहुत सारे कचरे का ढेर जो है वो के इलेक्ट्रिक के एक ट्रक में डालते हुए दिखाया गया। इन साहब का नाम है डॉक्टर नजमुज़्ज़मा और रफ़ा-ए-आम सोसाइटी UC8 के रिहायशी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने इतना मुख्तलिफ एहतजाज का तरीक़ा कैसे और क्यों इख्तियार किया। कचरा जो आपने के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों के अंदर फेंका सड़क पर से उठा के, उसके पीछे क्या तसव्वुर था? उसके पीछे तसव्वुर यही था, यही वालों ने, क्योंकि बहुत बड़े अब्बू बनते हैं ये, हर किसी का टैक्स, यानी कि ना FBR का ये डिपार्टमेंट है, ना गवर्नमेंट का कोई इदारा है, बस ये PTV का भी टैक्स लेना जानता है, ये KMC का भी लगा दिया है। अगले महीने जाकर कुछ और भी मामलात ये करेंगे। स्लैब सिस्टम इन्होंने निकाला हुआ है। तो आप हमें बताएं कि हम कचरा, जब ये अब्बू बनते हैं तो ये कचरा आवाम जो है वो KMC का भी अब टैक्स ले रहा है। कचरा पूरे शहर में आप देख लें कराची में, अगर ये अब्बू बने तो पूरे अब्बू वाला किरदार अदा करें, लोगों के कचरे भी उठाएं, फिर तो मज़ा है कि हाँ ठीक है ये अपना टैक्स ले रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी उनके ख्यालात हैं, ये सिर्फ डॉक्टर साहब के ख्यालात नहीं हैं, बल्कि ये हर उस इंसान के दिल की आवाज़ है
जो कराची में रहता है, सांस लेता है और ज़िंदगी गुजारता है, वो परेशान है। बिल्कुल रेहान, आपने दुरुस्त कहा कि कराची में हर वो बंदा परेशान है जो कि यहाँ पर रह रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। जो लोग कह रहे हैं ये नया टैक्स है, मैं उनको जवाब में कागज़ दिखाना चाहूँगा। ये जून 2008 की रेजोल्यूशन है, जब इस शहर के ऊपर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब सिटी नाजिम थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ था। और मुझे हैरत होती है जब मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को देखता हूँ कि वो कह रहे हैं नया टैक्स है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि नया टैक्स है, ये पुराना टैक्स है। और मैं मुस्तफ़ा कमाल से भी पीछे जाना चाहूँगा, उससे पहले भी ये टैक्स डिफरेंट मद में लगता था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2008 में आके इस टैक्स को मर्ज करके इसका नाम रख दिया MUCT, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वसीम अख्तर साहब 4 साल कराची शहर के मेयर रहे। आज MQM कह रही है कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी ये टैक्स लगता था, हर साल टैक्स लगा, वसूल भी हुए, शायद KMC के पास उतने पैसे नहीं गए। अब लोग कहते हैं कि ये टैक्स KMC ख़ुद क्यों नहीं इकट्ठा करिए, आपने के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इस टैक्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे भाई, ये मैं 2017 का मुआहिदा दिखा रहा हूँ आपको। 2017 में कराची का मेयर वसीम अख्तर साहब थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ था, और ये एग्रीमेंट के तहत एक स्प्रिंट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको बल्दिया उज़्मा कराची ने MUCT टैक्स इकट्ठा करने की इजाज़त दी। 3 साल का मुआहिदा किया, जिसके तहत 4 करोड़ 39 लाख रुपए सालाना उस कंपनी को देने थे कि वो KMC के बिहाफ पर ये टैक्स इकट्ठा करें। फ़र्क सिर्फ ये है कि मुर्तज़ा वहाब ने किसी ज़ाती कंपनी को ये टैक्स कलेक्शन का ठेका नहीं दिया। उसने कहा कि कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए आप इस टैक्स को इकट्ठा करें। क्यों? क्योंकि अली हफीज़ साहब, कराची इलेक्ट्रिक नेपरा उसको रेगुलेट करती है, उसकी बैलेंस शीट को ऑडिट किया जाता है, उसकी तमाम तफसीलात पब्लिक होती हैं, उसका अमाउंट इधर से उधर नहीं हो सकता। और फिर आप जैसे सहाफ़ी या मुझ जैसे सियासी कारकुन या एक आम आदमी मेयर KMC से, एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल पूछ पाएंगे कि यार तुम कहते थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो बैलेंस शीट में इतने पैसे पड़े हैं, तुम खर्च किस मद में कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये है 2008 की रेजोल्यूशन जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जारी की गई थी, कानून का हिस्सा बनी। इसमें मिनिमम 100 रुपये चार्ज किए जाते थे और मैक्सिमम 5000 रुपये चार्ज किए जाते थे। हमारे ये जो नया हमने सिस्टम मुतारिफ़ किया है, इसके अंदर मिनिमम 50 रुपये हैं और मैक्सिमम 200 रुपये, यानी ये किसी शहरी से 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और इस मेकनिज़म के ज़रिए इंशाअल्लाह जो 16 करोड़ रुपए KMC को मिलते थे उसके अकाउंट में, अब इंशाअल्लाह वो बढ़ के 3-3.25 अरब रुपए तक पहुँचेंगे। दूसरा, मैंने KPT से 23 करोड़ रुपए की रिकवरी कराई है। ये वो अमाउंट है जो कि अली जैदी साहब वज़ीर थे, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, इत्तेहादी थे, लेकिन उसके बावजूद KMC को नहीं मिल पाया था। लेकिन अब की बार KMC ने अपना मुकदमा लड़ा, KPT के सामने मुकदमा लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी हुई, जिसके लिए मैं फैसल सब्ज़वारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, चेयरमैन KPT का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम में हमारी मदद की। वो 23 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए हैं। पिछले हफ्ते में उसका चेक मिला, उसको हमने अपने अकाउंट में जमा करा दिए और मैंने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि उस पैसे से डॉकयार्ड रोड बनाने जाऊँगा, फिशरीज़ की रोड बनाने जाऊँगा, जो ICI का ब्रिज है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है। तो अगर 50 रुपये 100 रुपये दे देंगे तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसको जज करेंगे वो पैसे देने के बाद क्या शहर के अंदर काम होता है, नहीं होता। अगर काम होता है तो आप इस काम को अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर काम नहीं होता तो मैं समझता हूँ इस फैसले को ख़त्म करा दीजिएगा। लेकिन कम से कम इस अच्छे काम में, इस अच्छे फैसले में अभी फ़िलहाल इंतज़ामिया की मदद करें। हल किसी फ़र्द में नहीं होता, हल है जब इदारे अच्छे बनेंगे, जब उन इदारों की अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस होंगे। हल ये है, नईम रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, वो अपनी तस्वीरें हर जगह लगा दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैकेनिज़्म को समझ सके, काम कर सके। मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा आदमी हो सकता है, क्या पता उसकी भी समझ बूझ ये ना हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इदारे वो बनाएं कि मुर्तज़ा वहाब चले जाए लेकिन इदारा काम कर रहा हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब चले जाएं लेकिन इदारा काम कर रहा हो। हमने बदकिस्मती के साथ अपनी ज़ात को फोकस किया कि मैं हल हूँ, मैं मसाइल के हल की कुंजी हूँ। नहीं,
मसाइल का हल अच्छे इदारों से बनेगा और मसाइल का हल तब आएगा जब बल्दिया उज़्मा कराची सस्टेनेबल अंदाज से काम करेगा। इसी के इलेक्ट्रिक के ज़रिए पाकिस्तान टेलीविज़न को 100 रुपये हम देते हैं, लेकिन KMC जो कि हमारा अपना इदारा है, इसको देने के लिए लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर नईमुर रहमान साहब मेयर बनते हैं, ये पैसा उनके भी काम आएगा। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर बनते हैं, उनके भी काम आएगा। अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर बनता है तो उसकी भी काम आएगा। बुनियादी तौर पे सिस्टम ये होना चाहिए कि पैसा किसी फ़र्द के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इदारा उसका इतना रोबस्ट मैकेनिज्म हो कि इदारा पैसा इकट्ठा करे और इकट्ठा करने के बाद शहरियों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो। वसीम अख्तर साहब ये काम कर सकते थे, बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ हल जमात इस्लामी नहीं है, हल है अच्छी सोच में, हल है उस कमिटमेंट में शहर के साथ, हल है इस चीज़ में कि मैं सियासी नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, मैं ब्लेम गेम नहीं करूँगा, मैं शहर की खिदमत करूँगा, शहर का भला करूँगा। और आपने देखा हालिया बारिशों में अली हफीज़ साहब 1150 मिलीमीटर बारिश इस शहर में हुई है, लेकिन शहर का निज़ाम धर्म भरम नहीं हुआ। अली भाई अगले 2-3 रोज़ में आप अमली तौर पर काम होते हुए देखेंगे। काम थोड़ा सुस्त रवि का शिकार था 2 वजूहात से। एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फाइनलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये बारिशों का स्पेल 15 तारीख को ख़त्म हुआ है। अब हमें जो मेट डिपार्टमेंट ने बताया कि फ़िलहाल कोई बारिश नहीं है, आप तरक्याती काम कर सकते हैं। काम शुरू हो गया है। कल रात को लियाकताबाद अंडरपास के ऊपर काम हो रहा था, ज़िला केमाड़ी के अंदर काम हो रहा, मलीर लांडी की साइड पर काम हो रहा था, ICI ब्रिज जो कि KPT हेड ऑफिस के बिल्कुल बराबर में, उसके ऊपर काम हो रहा था। और इसी तरह गली मोहल्लों की जो सड़कें बननी है उसके ऊपर DMCs भी काम कर रही हैं। देखिए यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। सबसे अच्छी बात थी मुर्तज़ा साहब की कि उन्होंने कहा कितनी बारिश हुई, कराची का निज़ाम धर्म भरम नहीं हुआ। पता नहीं कौन से कराची में रहते हैं वो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और कहा मैं किया जाता है कि जी सिंध का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं जितना पंजाब और KP का है, लेकिन हुआ कुछ इसके बरक्स है। क्या हुआ? उल्टा हो गया। और अब पंजाब का जो तालीमी निज़ाम है उस पर सवाल उठने लग गया है। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के 9वीं जमात के नताज ने महकमा तालीम पंजाब की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सूबे भर से 50% से ज़ायद तलबा फेल हो चुके हैं। क्या रीज़न है? पहले दानियल उमर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये गाना पंजाब में 9वीं जमात के तुलबा की पढ़ाई की हकीकी तस्वीर बन गया। 9वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज ने सबको परेशान कर दिया। 9 के 9 तालीमी बोर्ड्स में 50% से ज़ायद तलबा फेल हो गए। नताइज ने सरकारी स्कूलों में तालीम के मेयार का पोल खोल दिया। लाहौर बोर्ड में 2,60,000 से ज़ायद तुलबा में से सिर्फ 1,12,000 पास हुए। साइंस ग्रुप में 54 और आर्ट्स ग्रुप में 70% तुलबा फेल। लाहौर डिवीजन के 66% लड़के, 50% लड़कियां इम्तहानात पास न कर सकीं। सरकारी स्कूल से सिर्फ 36%, निजी स्कूल्स की कामयाबी का तनासुब 67% रहा। नताइज ने PTI की पंजाब हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर सवालिया निशान लगा दिया। फैसलाबाद बोर्ड में 56%, डेरा गाजी खान में 51% तलबा फेल हुए। सरगोदा और साहिबाल बोर्ड में 60% तलबा कामयाब न हो सके। गुजरावाला बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 44% रहा, जो गुज़श्ता बरसों से 10% तक कम है। रावलपिंडी बोर्ड में 64% लड़के, 47% लड़कियां फेल हुई। भावलपुर बोर्ड में भी सिर्फ 42% तलबा 9वीं जमात के इम्तिहानात पास करने में कामयाब हुए। दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए माहिर तालीम मियां रज़ाउल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये पंजाब में क्या हुआ है? क्योंकि हमने कभी पंजाब में इस तरह का तनासुब देखा नहीं है कि 50% से भी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। और ये 9वीं 10वीं ये वो जमातें होती हैं जो कि आगे जाके डिसाइड करती हैं कि आपने किस ट्रैक पर जाना है, किस ट्रैक को छोड़ना है। तो सर क्या एजुकेशनल सिस्टम पंजाब का वो नहीं रहा जो आज से 3, 2, 1 साल पहले था? और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे फैसल ने भी निशानदेही की कि पंजाब का जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से बेहतर कंसिडर किया जाता था, और इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया उसको वो बिल्कुल बरक्स आया। और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो भी पॉइंट आउट की जा सकती है, वो बिल्कुल है। मुराद राज साहब ने पिछले जिस तरह 3-4 साल एजुकेशन के साथ
जो भी मामलात किए उसके असरात अभी आने वाले 2-3 साल में मजीद आएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो पोस्ट कोविड रिज़ल्ट है वो हम इसी को कह सकते हैं। कोविड के जो नताइज आने थे वक्त के साथ साथ उसमें ये शामिल है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि वो अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल करें, गैजेट्स का इस्तेमाल करें, और उनका तालीम के ऊपर से तवज्जो हट गई है और वालिदैन की भी हट गई है। तो ये सारी रीज़न्स को अगर कैलकुलेट करें तो उसके बाद हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। अभी भी आप ये देखें कि जो हमारे बॉयज़ हैं उनका रिज़ल्ट 36% है, वो बहुत नीचे चले गए हैं। उनकी निस्बत जो हमारी गर्ल्स का रिज़ल्ट है वो बेहतर है, वो 50% के करीब है, जबकि बॉयज़ जो हैं वो तकरीबन 60-70% के इन बिटवीन जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर पे इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और वालिदैन का इसमें बड़ा अहम किरदार है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि वालिदैन ने भी अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है, और वालिदैन भी नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं हर वक्त उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए और हर वक्त बच्चों को कहा जाए बच्चों ने जितना पढ़ लिया ये काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि ये भी रवैया चेंज करना पड़ेगा। जो पोस्ट कोविड रिजल्ट्स हैं उसकी वजूहात में ये चीज़ भी शामिल है। बच्चों को जो कि कोविड में ये मामला भी हुआ कि बच्चों को अटेंशन डेफिसिट भी हुआ, बच्चों को फोमो भी हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हुआ, बच्चों को मोबाइल यूज़ करने का भी बहुत ज़्यादा टाइम मिलता रहा। और इसके साथ साथ बच्चे अब इस वक्त क्लास की सूरत हाल ये है कि बच्चे जोन आउट हो जाते हैं। बच्चों को जो लेक्चर दिया जा रहा होता है वो पूरी तरह से सुनते नहीं हैं। जब वो पूरी तरह सुनेंगे नहीं, कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, तो उसको समझ के लिखेंगे कैसे या उसका एग्जाम्स कैसे देंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठी होने के बाद ये रिजल्ट आया है। और लास्ट पे मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारी बोर्ड्स हैं, हमारे बोर्ड ने पेपर भी बड़े टफ बनाए हैं। इस दफ़ा जो पेपर्स आए हैं मेरा ख्याल है वो भी कुछ टफ हैं, उसमें भी थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए थी, और ये सब रीजंस में लाएं तो ये सूरत हाल है। जी रज़ा साहब, आपने ये एक अच्छी बात की कि जो लेक्चर्स होते हैं उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती। दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। कंसंट्रेशन का ना होना एक फेलियर नहीं है, उसकी वजह ना जानना एक फेलियर है। हो सकता है कि हमारे बच्चे जिनकी जो कॉग्निटिव इस वक्त डेवलपमेंट है वो मोबाइल स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा हो गई है और इतना शॉर्ट टर्म हो गया है कि वो उनको एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो दूसरे पे, दूसरी चीज़ समझ नहीं आती, वो तीसरे पे चले जाते हैं। वो लेक्चर पे आधा घंटा पौन घंटा नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न? जी बिल्कुल फैसल, आपने ठीक कहा कि बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डाइवर्ट हो गई है। उन्हें जो ये फ्लडेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है गैजेट्स की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मिल गए हैं, उस पर टिकटॉक है, उस पर इस तरह की और बहुत सारी रील्स वगैरह हैं जो बच्चे ज़्यादातर टाइम अपना उस पर सर्फ करते हैं। तो उस वजह से बच्चों का जो अटेंशन डेफिसिट, बच्चों का जो जोन आउट होना कि अपने क्लास के अंदर बैठे हुए उनके ज़हन में कोई ख्याल आ गया और वो उस क्लास से निकल गए हैं और अपने उस ख्याल के अंदर वो चले गए हैं कि जी इस वक्त तो मैंने ये काम करना था, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटी ये होनी चाहिए थी। ये सब वजूहात हैं इस चीज़ की जो हमारे बच्चों के लैक ऑफ एजुकेशन बन रही हैं। और इसमें देखें फैसल, स्कूल में तो बच्चा 6 घंटे रहता है, और अगर आपने देखा हो तो प्राइवेट स्कूल्स का जो रिजल्ट आया है वो बेहतर आया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मॉनिटरिंग बेहतर होती है। और जो हमारा घरों में जब बच्चे चले जाते हैं वालिदैन के पास, तो वालिदैन को थोड़ा सा इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन को ये करना चाहिए कि बच्चों को कंसंट्रेट करना सिखाएं, बच्चों का टाइम लिमिटेड कर दें। जैसे मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहता हूं कि मोबाइल्स का कर्फ्यू लगा देना चाहिए कि ये 4 घंटे 8 घंटे कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, और मोबाइल के दिन तय कर देने चाहिए बास क्लासेस के लिए कि सिर्फ सैटरडे संडे को मोबाइल यूज़ किया जा सकेगा। पूरा जो वीक डेज हैं उसके अंदर बच्चे पढ़ेंगे और अपनी काम पूरी जो कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई की तरफ रखेंगे। सही। अच्छा रज़ा साहब, एक और चीज़ समझाएगा, जैसे आपने कहा ना कि कुछ सियासी माहौल का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों की तालीम पर। मुझे ये समझाएं कि मुराद राज साहब ने आके बड़ी तालीमी लिहाज से बड़ी पॉलिसीज़ चेंज की थी पंजाब में। क्या उन पॉलिसीज़ को वापस उसी जगह पर लाने की ज़रूरत है जो कि हमने एक टाइम पे नून लीग की गवर्नमेंट में देखी थी? क्योंकि उस वक्त पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब और इसके अलावा जो दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिए गए थे वो बड़े कारामद साबित हुए थे, जबकि अब हम पंजाब में ऐसा कुछ देखते नहीं है। महक, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे इकदाम किए थे, उनके बड़े फ़ायदे निकले और दूर रस नताइज निकले, और ये इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और हम ये समझते थे कि मुराद राज साहब जो कि अगली गवर्नमेंट है, नई सोच है, नई तर्ज की तरह काम करना चाह रहे हैं, तो कुछ मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 सालों में
सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के साथ और मुराद राज साहब की जो आपस में इख्तलाफात रहे हैं या लड़ाई रही है या एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात रहे हैं, उसकी वजह से सफ़र हमारे बच्चों ने की है, उसकी वजह से नुकसानात हमारे बच्चों को फेस करने पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा एक्युमुलेटिव डिसीजन लेना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, इन फेवर ऑफ पेरेंट्स फैसला किया करें। तो मुराद राज साहब का फैसला करने का अंदाज़ ये है कि वो बहुत हार्श फैसला कर लेते हैं और एकदम से अब्रप्टली किसी भी डिसीजन को डिसाइड करते रहे हैं। आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान में स्कूल खुले थे लेकिन पंजाब में स्कूल बंद रहे, कोविड में बहुत ही ज़्यादा देर बंद रहे। और एक साल ऐसा भी आया जहां सिर्फ हमने 78 डेज़ बच्चों को पढ़ाया। 240 दिन बच्चों को पढ़ाने का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और हम वहाँ पे बच्चों को सिर्फ 78 डेज स्कूल बुलाएं या 100 दिन बच्चों को स्कूल बुलाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है और किसी को नुकसान नहीं हुआ। आज वो नुकसान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, आज उसके असरात बच्चों के सामने। ये रिजल्ट जो है ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। मेरा ख्याल है कि इस रिजल्ट को इस हुकूमत की कारकर्दगी समझना चाहिए, ना कि बच्चों की कारकर्दगी। और रज़ा साहब, जैसे कि होता है ना, नज़ला बच्चों पे गिर रहा है या उनके पेरेंट्स पे या इवन फजात से स्कूल पे जा रहा है, बट बोर्ड भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो बोर्ड को क्या करना चाहिए इस सारे मामले में? फैसल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखें बोर्ड जो है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाली क्वालिफाइड हैं और वो तमाम चीज़ें समझते हैं। वो बच्चों की साइको समझते हैं, वो बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड समझते हैं, वो बच्चों के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे बच्चों ने पढ़ा कैसे है। फैसल साहब, अगर आपने मैट्रिक का रिजल्ट देखा हो ना पंजाब का, तो डीजी खान का रिजल्ट था 77% और लाहौर का रिजल्ट था 66%। तो ये इन दोनों का डिफरेंस का फ़र्क ये था कि लाहौर में कॉन्सेप्शनल स्टडी होती है लेकिन डीजी खान में अभी भी वही रट्टा सिस्टम है या वो रोट लर्निंग के ऊपर बेस करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आया। तो ये बोर्ड का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि वो कॉन्सेप्शनल स्टडी की तरफ मूव कर रहे हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को वे करें कि हमारे बच्चे कितने कैपेबल हैं, क्या पोस्ट कोविड रिजल्ट्स के बाद हमारे बच्चे इतने कैपेबल हैं कि हम उनको इतना मुश्किल पेपर दे दें या इस तरह का पेपर हमारे बच्चे कर पाएंगे। अभी तो आपने प्राइवेट स्कूल के जो रिजल्ट देखे वो 66% है, अगर गवर्नमेंट स्कूल के देखें उसको सही तरह जज करें तो वो बिलो 40% है। तो बिलो 40% रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के, जहाँ पे 890 अरब का बजट हो और वहाँ पे 5 लाख की तकरीबन फोर्स हो, वहाँ वो अदारा अपना परफॉर्म ना कर सके तो बड़ी परेशान कुन बात है और बड़ी सोचने की बात है। इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए और बच्चों की फेवर में या बच्चों के लिए कोई बेहतर डिसीजन करने चाहिए। बिल्कुल रज़ा साहब, क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है ना। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा है कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। फीसें बढ़ा दी जाती हैं, किताबें महंगी कर दी जाती हैं, कॉपियाँ महंगी कर दी जाती हैं, वालिदैन मजबूर होकर ख़रीद के दे देते हैं। लेकिन तालीमी निज़ाम जिसको बेहतर होना चाहिए वो जब बेहतर ही नहीं होगा तो इतनी महंगी चीज़ें खरीद कर इतनी महंगी फीसें देने का क्या फ़ायदा होगा। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। कराची में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया है। माहिरीन कहते हैं कि बच्चे बीमारी का फैलाव का सबब जो है वो बन सकते हैं, इसलिए इन्हें वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। मुदस्सिर नज़ीर की पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना का जोर टूट तो गया है लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। मुस्तकबिल में इस वबा को दोबारा फैलने से रोकने के लिए महकमा सेहत सिंध ने बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद के 5 से 11 साल की उम्र के 24 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हम स्कूल में वैक्सीनेट कर रहे हैं और स्कूल में जो है वैक्सीनेशन हमारी कुछ मोबाइल टीम्स हैं जो घरों पे जाएंगी या जो स्ट्रीट चिल्ड्रन या इस तरह के बच्चे जो बाहर बाज़ार में मिलते हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें वैक्सीनेट करें। 2.4 मिलियन डोजेस देने हैं हमें, 2.4 मिलियन बच्चों को इंजेक्शन लगाना है। 24 सितंबर तक जारी रहने वाली वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बच्चों ने खुद को कोरोना से महफूज बनाकर अपने साथियों को भी वैक्सीन लगवाने का पैगाम दिया। मतलब बच्चे कोशिश करें कि पेरेंट्स बच्चों का नाश्ता किया हुआ हो, क्योंकि हमारी टाइमिंग 9 to 3 PM है, 4 PM है। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले स्कूल्स में जाएंगी, हमारी टीमें स्कूल टाइमिंग जैसे ख़त्म होगी तो फिर हम कम्युनिटी में जाएंगे। बुखार की सूरत में तो नहीं? अगर किसी को बुखार है, माइल्ड बुखार है तो उसमें लग सकती है। अगर उसको सीवियर बुखार है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो वो वेट कर सकते हैं। अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर तो उतर जाए फिर आगे लगवा लें।
माहिरीन का कहना है कि कामयाब क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। इसलिए जो वालिदैन कशमकश का शिकार हैं, वो चंद एहतियाती तदाबीर के साथ बेखौफ होकर अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं आज वैक्सीन लगवाने वाले स्कूल में आए थे और मैंने वैक्सीन लगवाई तो कोई भी दर्द नहीं होता और सब लोग वैक्सीन लगवाएं। ये इस बीमारी को हमें डर के ख़त्म करना है ताकि हम कोई बीमारी हमें नुकसान ना पहुँचाए। कोरोना वैक्सीन शुरू हुई है 5 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो बराए मेहरबानी ये आप अपने बच्चों को लगवाइए। इससे कोई नुकसान नहीं, सिर्फ बच्चों की हिफाजत के तौर पे लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बच्चों को फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी 2 खुराकें कम अज कम 28 दिनों के वक्फे से दी जाएंगी, जिसका अंदाज नादरा में किया जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर अजीज, समा, कराची। मुदस्सिर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। मुदस्सिर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे जो अहम सवाल है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो वो क्या हैं? मुदस्सिर प्लीज़ बताएगा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हिरा भी हमारे साथ होंगी, डॉक्टर हिरा की तरफ भी मैं जाऊँगी, लेकिन पहले मुदस्सिर आप मुझे बताएगा कि पेरेंट्स को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या क्या कह रहे हैं पेरेंट्स, अगर आपने उनसे बात की हो तो। महक, तकरीबन 24 लाख बच्चों को हैदराबाद में और कराची में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन ये क्या 24 लाख बच्चों को लगेगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि अगले माह पोलियो की भी मुहिम शुरू हो रही है और डिवार्मिंग की भी मुहिम शुरू हो रही है, और फिर पोलियो के दूसरी जो वैक्सीन की कोरोना वैक्सीन है उसकी दूसरी खुराक दी जाएगी। तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जो डिवार्मिंग के लिए टैबलेट यूज़ होती है और पोलियो के कतरे जो है उसका भी कोई इस वैक्सीन पर कोई असर नहीं होता या कोई बीमारी पर असर नहीं होता। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। WHO से रिकमेंडेड जो दी जा रही है वैक्सीन, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है मुदस्सिर, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिरा, आप सेंट्रल कोविड की फोकल पर्सन हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे थे सेंट्रल की कि ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, 24 लाख का आपका टारगेट भी है और स्कूल्स में भी जाना है और ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला वही आ रहा है पेरेंट्स की रिलक्टेंसी का। तो वालिदैन में आगाही के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? अच्छा, वालिदैन की आगाही के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए हैं। इन कम्युनिटी ऑल्सो मदर सेशंस हम लोग का प्लान करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्कूल्स के अंदर जाके स्कूल की इंतजामिया के आप कह लें कि कोऑर्डिनेशन के साथ हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। द इशू इज रिलक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द आप कह लें लैक ऑफ नॉलेज। व्हेन वी डोंट एक्वायर नॉलेज तो हम रिलक्टेंस में जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की मुकम्मल मालूमात मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि रिलक्टेंसी की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन हिफाजत के लिए ही आई है। और ये बच्चे जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बेखौफ खतर सब में घुल मिल जाते हैं, फैमिली में भी, स्कूल में भी, पार्क्स में भी, जहाँ पे भी आप जाएं, सैर तफरी के मकाम पे भी, अकेडमिक्स नॉन अकेडमिक एरिया के अंदर, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न था कि ओल्ड एज पेशेंट और बच्चे, मगर अब क्योंकि इसकी सेफ ट्रायल्स हो चुके हैं तो अब हमने इसकी सेफ इनोकुलेशन का आगाज शुरू किया है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट ये है कि रिलक्टेंसी की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप थोड़ी फैक्ट्स भी मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हैं, WHO की तरफ से जो भी क्वेश्चंस पेरेंट्स की तरफ से हो सकते थे उनका जवाब दे दिया है एक बुकलेट फॉर्म में, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल्स में, सेशंस में पेरेंट्स को दी जा चुकी हैं। इवन इफ दे डोंट कोऑपरेट विद गवर्नमेंट तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपना टारगेट अचीव करने में। सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ आवाम की आसानी के लिए समझाएगा कि किस सूरत में बच्चे को वैक्सीन नहीं लग सकती। लाइक अगर उसका बुखार बहुत तेज़ है तो क्या उसको वैक्सीन लग सकती है, या बच्चा किस कंडीशन में है कि वालिदैन से हम ये कहें कि ओके भी आपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवानी, तो प्लीज़ ज़रा इस पर बताइएगा। जी बिल्कुल। अगर बच्चे को कोई नॉन हिस्ट्री ऑफ कोई इन्फेक्शन या एलर्जी है, किसी भी मेडिसिन के सॉल्ट से आपको एलर्जी है या दवाई से एलर्जी है, बच्चे को एपिलेप्सी है जिसको आप मिर्गी कहते हैं आम अल्फाज के अंदर, उसके अलावा अगर कोई स्किन एलर्जी है या ऑन गोइंग कोई उसका आप कह लें कि वैक्सीनेशन या मेडिकेशन कोर्स कोई चल रहा है, तब भी एक कंडीशन ये भी आती है कि पेरेंट्स अक्सर पैनाडोल पिला के या कोई भी पैरासिटामोल या बुखार कश दवाई पिला के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। उस वक्त के लिए तो बुखार सबसाइड हो जाता है और हम कहते हैं कि जी आप वी आर फिट टू गो टू इनोकुलेट अ चाइल्ड, बट इवन देन हमें नहीं करना चाहिए उस वक्त भी जब तक बच्चे को सिम्टम्स बिल्कुल सबसाइड ना हो जाए। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं मुदस्सिर आपकी तरफ भी आना चाहूँगा और पूछना ये चाहूँगा
कि पहले तो जो मैच्योर एज के जो एडल्ट्स हैं, अगर उनकी कहीं ट्रैवलिंग है तो उनको वो चीज़ दिखानी पड़ती थी, कार्ड वगैरह, और वो उनके NIC पे रजिस्टर होता था। बच्चों के साथ क्या मामला होगा? उनके पेरेंट्स के NIC पे रजिस्ट्रेशन होगी या फिर क्या होगा? बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बाद जो है स्टाफ इसकी रजिस्ट्रेशन करता है और इसकी नादरा में भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो एक फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, जिसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवलिंग के दौरान भी। और स्कूलों में जो असातिज़ा हैं वो भी जब पूछेंगे तो एक वो फॉर्म बच्चा दिखाकर बता सकता है कि मुझे वैक्सीन हो लग गई है। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि पोलियो वैक्सीन का भी आगाज़ हो रहा है, दीगर और वैक्सीन्स भी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि अच्छा बच्चे को लगवा ले, बूस्टर शॉट्स भी होते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर किसी बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए हैं, उसकी वैक्सीन लगी है, और उसके फ़ौरन बाद या कितना टाइम दे के पेरेंट्स जो है बच्चे को कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं? जैसे कि मेरा बच्चा अगर 6 साल का है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन मैंने उसको पोलियो के कतरे पिलवा दिए हैं, तो वो क्या कहेगा अपने टीचर को कि मैंने 2 दिन पहले पिए हैं, या मेरे बच्चे को कितने अरसे के बाद कोविड वैक्सीन लग सकती है? अच्छा, मैं टू पुट यू राइट, पोलियो की जो एज है वो 0 मंथ्स टिल 5 इयर्स है। तो फॉर्चुनेटली हम जो ग्रुप एड्रेस कर रहे हैं वो पोलियो वाली एज है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, हम एड्रेस कर रहे हैं 5 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा। तो दिस इज नॉट अ पोलियो एज। तो इसमें पोलियो के कतरों की कोई आप कह लें कि ओवरलैप नहीं होगी डोज। सही है, ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, आप ये जी डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई है? हाँ जी। अच्छा मुदस्सिर, आप ये बताएगा कि जैसे फैसल भी पूछे ना कि रिकॉर्ड का मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आगे विंटर वेकेशंस भी आ जाएंगे, तो ये बच्चों को फॉर्म दिया जाएगा जिसके ज़रिए जो है इनका डेटा मेंटेन रखा जाएगा, ऐसा ही है? महक, इसके लिए महकमा सेहत सिंध एक वैक्सीनेशन कार्ड है जो बच्चों को देता है, और उसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन भी नादरा में भी हो जाती है। तो दोनों तरह से वेरिफिकेशन हो जाती है, तो ट्रैवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैक्सीनेशन कार्ड जो महकमा सेहत सिंध की जानिब से दिया जाएगा वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं और आप रजिस्टर्ड भी होंगे इसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर आप हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर हिरा ज़हीर आप हमारे साथ मौजूद थी। प्लीज़ रिलक्टेंट ना हो, ये सारे जो वालिदैन हैं, ये उनसे हमारी दरख्वास्त है कि अब अपने बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे शायद इतना अफेक्ट नहीं होंगे लेकिन दे कैन बी कैरियर, जो कि एक ख़राब बात हो सकती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है वो अब कोविड वैक्सीनेशन की तरफ भी लेके आएँ। आगे बढ़ते हैं। तरक्याती कामों में गैर ज़रूरी ताख़ीर देखनी हो तो मलिर जिन्ना स्क्वायर से उर्दू नगर तक की सड़क की हालत इसकी उम्दा मिसाल है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने वहाँ पहुँचकर इलाका मकीनों से अहवाल जाना, आपको दिखाते हैं। मुआशरती नाहमवारी का जिक्र तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मलीर की एक ऐसी सड़क का हाल बताएंगे जो बहुत बुरी तरह नाहमवार है। जी हाँ, जिन्ना स्क्वायर से उर्दू नगर जाने वाली ये सड़क कैमरामैन मोहसिन दिखा रहे हैं कि किसी हद तक हमवार है, लेकिन ये जो नशेबी इलाका है, गैर हमवार जगह, कभी यहाँ भी सड़क हुआ करती थी, मगर अब तरक्याती कामों के नाम पर इस सड़क का हशर नशर एक हो चुका है। यहाँ पर सीवरेज के पाइप डले हुए हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं और बारिशों में ये इलाका दलदल बन चुका था। हम मालूम करेंगे यहाँ के मकीनों से और दुकानदारों से कि महीनों और बरसों की इस ख्वारी के बाद वो क्या महसूस करते हैं। हम उनके तासुरात जानते हैं। लोगों के लग भी रही है, लोग गिर भी रहे हैं। बारिशों में क्या असर हुआ है, हम घर पे नहीं आ पा रहे थे अपने, बारिशों में ये जगह पूरी नदी बनी हुई थी। अब घर में कैसे आए फैलांग के रोड को? सुबह आते हैं हम लोग और सारा दिन डस्ट इतनी है कि नाक में जाती है, डस्ट ही खा के चले जाते हैं हम। जिस अजियत से गुजर रहे हैं ना, कभी ज़िंदगी में 40 साल 50 साल पीछे चले गए। गवर्नमेंट कोई नहीं इस पर जूर रेंग रही। बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कचरे खाने से गुजर रहे हैं। जेबें भर रहे हैं अपनी, सब जेबें भर रहे हैं, बैग भर रहे हैं अपने नोटों से ले लेके, और कुछ नहीं कर रही है। रोड ऐसा बंद है कि किसी मकसद का नहीं है। कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी गाड़ियाँ घुस रही हैं, कभी गाड़ियाँ गिर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये रोड कम से कम मैं समझता हूँ 1 साल हो गया है इसको। कभी गटर का पानी बह रहा है, कभी तोड़ के, मतलब ये कि 3-4 दफ़ा तो लाने की
खुदाई हुई है। हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ पर डंपिंग होती है, यहाँ पर कचरा डाला जाता है। यकीन करें ज़िंदगी ऐसी अजियत में आ गई है, आदमी वैसे ही मतलब है कि कारोबार से एक तो बैठा हुआ है। तरक्याती काम शुरू तो कर दिए जाते हैं मगर उनकी गैर ज़रूरी ताख़ीर शहरियों के लिए अजियत भी बनती है और शहरियों का हुकूमत पर एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। यही हाल है जिन्ना स्क्वायर से लेकर उर्दू नगर कब्रिस्तान तक की सड़क का। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कुछ बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे उभरी खबरों की भी बात करें तो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II को सेंट जॉर्ज चैपल में शाही एजाज़ के साथ सुपुर्द ख़ाक किया गया। मलिका की उम्र की मुनासिबत से 96 तोपों की सलामी भी दी गई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II का आखिरी सफर। मलका को सेंट जॉर्ज चैपल में मुकम्मल शाही एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुआया तकरीब में शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। वेस्टमिनिस्टर हॉल में आंजिहानी मलका के ताबूत का 4 रोज तक हजारों लोगों ने दीदार किया। मलका बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जब रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरेज में ताबूत वेस्टमिनिस्टर एबे मुंतकिल किया गया तो नए बादशाह शहजादा विलियम, हैरी और शाही खानदान के सीनियर अरकान जुलूस में पैदल चले। वेस्टमिनिस्टर एबे में दुआया सर्विस का इख्तिताम बिगल बजाकर किया गया। पूरे बरतानिया में 2 मिनट के लिए जिंदगी ठहर गई, जिसके बाद ताबूत जुलूस की शक्ल में लंदन हाइड पार्क कॉर्नर में वाक़े वेलिंगटन आर्च ले जाया गया। हर 1 मिनट बाद लंदन की बिग बैन की घंटी बजाई गई। हाइड पार्क से हर मिनट बाद तोपों की सलामी दी गई। वेलिंगटन आर्च से ताबूत को शाही एजाज के साथ विंडसर कासिल ले जाया गया। सेंट जॉर्ज चैपल में मलका का शाही ताज आखिरी बार उनसे जुदा किया गया। इस मौके पर बरतानवी कौम सोगवार थी। चलें जी, बिग ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको हम खबर देंगे कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों और हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस अदालत में पेश ना हुए। दोनों के वकला ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो आज थी। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में आज पेश नहीं होंगे और उनके वकला की जानब से शहबाज शरीफ के वकला ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये कहा है कि शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर जो है वो बैरून मुल्क में है, अदालत उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। जबकि हमजा शहबाज की जानब से ये कहा गया है कि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है, अदालत उनकी भी 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। ताहम अदालत कुछ ही देर बाद बाकायदा दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद कानूनी अहकामात जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद। तो अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की धमकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चकवाल जलसे से खिताब में कहा कि अगर ये लोग समझते हैं डर कर पीछे हट जाऊंगा तो उनकी गलत फहमी है। जब तक जिंदा हूँ मुकाबला करता रहूंगा। जरा आपको दिखाते हैं। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अगर आपका ख्याल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, जितना ये करोगे उतना और जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा। सारी कौम को कह रहा हूँ तैयार हो जाओ, हमने तमाशा देख लिया काफी। इमरान खान ने जलसे में हुकूमत को निशाने पर लिया तो मरीम नवाज का जवाब भी आ गया। ट्वीट पैगाम में लिखा, फितना खान की वज़ीर आज़म के बारे में बेतुकी बातें बता रही हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो सफारती कामयाबियाँ मिली हैं उसने फ़ौरन फंड एजेंट को तड़पा दिया है। इसी हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। तो इस सब पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। मुजम्मिल सोरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।
ये तो हम बात करेंगे इस पे कि इमरान खान की टोन तब्दील होने का नाम नहीं ले रही है, वही धमकियां धौंस, लेकिन जो अंदर खाने चल रही है बात, वो ज़रा मैं आपसे जानना चाह रहा था। इन्होंने ये भी कहा कल परसों के, जी ये जो मुझे बाईपास कर रहे हैं ना करें, इसका मतलब कुछ दरारें अंदर हो गई हैं पैदा। वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इमरान खान साहब के देखें ना जी, ये जो सियासतदान हैं, ये पाकिस्तान में कोई इमरान खान के साथ तो इन्होंने सियासत नहीं शुरू की है। परवेज़ खट्टक, शाह महमूद, असद उमर, या आप नाम ले लें, उमर अयूब, हमाद अजहर, ये सब ख़ानदान जो हैं पाकिस्तान की सियासत में पिछले 30, 40, 50 साल से सियासत में हैं। और इन्होंने अब इमरान खान को ज्वाइन किया है और इनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पुराने राब्ते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही इमरान खान के साथ आए थे। लिहाजा ये कोई इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद के नतीजे में तो इमरान खान के साथ नहीं पहले दिन से चल रहे। ये सब तो तब आए जब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इमरान खान के सर पे आ गया, तो उसके बाद इन सब ने इमरान खान को ज्वाइन किया। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट से दोस्तियां इमरान खान से पुरानी हैं। इमरान खान की नई दोस्ती हुई है, नई कट्टी हुई है। ये खानदान तो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं। तो लिहाजा खान साहब का उनको ये कहना कि आप ना मिलें, ये मुमकिन नहीं। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हमने कल देखा कि खान साहब के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। ये किसी चीज़ की तरफ इशारा लग रहा है आपको? नहीं, मैं ये एक जुडिशल एक्टिविज्म मैं इसे देखता हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल में देखें ना, जितने दिन दहशतगर्दी का पर्चा था उतने दिन तो इमरान खान साहब की टोन बड़ी ठीक थी। और जिस दिन दहशतगर्दी की दफा वो जाके पुलिस के दफ्तर में शामिल तफ्तीश भी हो गए, सेशन कोर्ट में भी पेश हो रहे थे, जमानत भी ले रहे थे, और जिस दिन अदालत से दहशतगर्दी की दफा खत्म हुई है उसी दिन उन्होंने अपनी टोन बदल ली है। तो इससे तो उनकी बहादुरी का पता लग जाता है। अब वो सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आम माफी मांगने जा रहे हैं तौहीन अदालत के केस में। तो बहादुरी का हम सबको पता है। सवाल ये है कि उनके साथ जो लाडले का सलूक है वो कब तक और किस हद तक। सही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हमने मरीम नवाज का कल रिएक्शन देखा था जो कि खान साहब की तकरीर के बाद आया, जिन्होंने ट्वीट लिखा, उन्होंने सफारती कामयाबियों का जिक्र किया। मैं चाहूँगी कि ज़रा उन सफारती कामयाबियों पे आप भी कमेंट करें। देखिए, बात यह है कि जितने दिन शहबाज शरीफ जब भी किसी बैरून मुल्क किसी सरबराह को मिलते हैं, दौरे पे जाते हैं, इमरान खान साहब को अच्छा तो नहीं लगता ना। आप देखें ना, ही मिसेज इट। वो समझते हैं कि उन्हें वहाँ होना चाहिए था। पहली बात तो आप ये समझें। और इसीलिए वो देखें ना जी, यूएन जनरल असेंबली चले गए हैं, फ्रांस उज़्बेकिस्तान चले गए हैं, तो ये इमरान खान को अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक ही सेलिंग पॉइंट था कि मैं रूस गया। और आप देखें, उज़्बेकिस्तान जाने से पहले जितने इमरान खान साहब के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो ये कह रहे थे जी पुतिन ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया। वो 2 मुलाकातें हो गई, उसमें गैस और गंदम की भी बात हो गई, फिर चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हो गई, सबसे हो गई। फिर वो बरतानिया मलका के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए चले गए, किंग चार्ल्स से मुलाकात हो गई। अब अमेरिका में उनकी जो बाइडेन से मुलाकात है, फ्रांस के सदर से मुलाकात है। देखिए ना, फ्रांस ने जितनी अरसा इमरान खान रहे पाकिस्तान में सफीर ही नहीं रखा, अमेरिका ने पाकिस्तान में सफीर नहीं रखा। तो इस तरह इमरान खान को ये तो नजर आता होगा कि जो ममालिक उनके दौरे हुकूमत में ना उन्हें लिफ्ट कराते थे ना पाकिस्तान को उसकी वजह से लिफ्ट कराते थे, वो तमाम बंद दरवाजे मौजूदा हुकूमत में आके खुल गए हैं और वो ममालिक अब पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को ये अच्छा तो नहीं लगता होगा। ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अब ज़रा अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात की मैं बात करूँ, दो भाई जिनकी मुलाकात पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहरा इम्पैक्ट रखती है। तय ये पाया कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, ये तय पाना खान साहब को मज़ीद कितना जो है वो धचका लग सकता है, क्योंकि वो तो एक ही चीज़ पे कायम है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, वक्त से पहले ही मुल्क की ज़रूरत है इलेक्शन, लेकिन अब ये तय पा चुका है। तो खान साहब की वो तहरीक जिसमें वो कहते हैं कि लोग अब बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मज़ीद आप खान साहब को और एक्टिव नज़र आपको आएंगे, या जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी करते नज़र आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के पास अब कॉल देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओके। कल हुकूमत ने भी उन्हें कहा है कि मिस कॉल ना दें, फाइनल कॉल दे दें, ठीक है ना। तो अब इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना है
ये हुकूमत अपनी वक्त मुकर्रर करने का इसने ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि मुल्क में कोई इंतखाबात के लिए हुकूमत इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुज़ाकरात मुल्क में इंतखाबात पर नहीं हो सकते। लिहाजा खान साहब ने अपनी जो कॉल देनी है वो ज़रूर दें और उसको कानून के मुताबिक देख लिया जाएगा। मेरे ख्याल में इमरान खान बंद गली में आ गए हैं। वो बहुत मुज़ाकरात की 2 हफ्ते की बात की, फिर बात की कि कोई बर्फ़ पिघल गई है एस्टेब्लिशमेंट से, फिर बात की कि ये हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है सब दरवाजे बंद हो गए हैं खान साहब के लिए। अब उनको जो उनके पास एक फाइनल हथियार है लॉन्ग मार्च का, वो उन्हें करना होगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये तहरीक अदम एतमाद, इस पर तो थोड़ी रोशनी डालें ना। कौन सी वाली? पंजाब। मुझे नहीं लगता पंजाब में अदम एतमाद आएगी, इसका कोई और हल निकलेगा। लेकिन इसमें इसका या तो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी में ये केस जाके वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अपहेल्ड हो सकती है, लार्जर बेंच बन जाए, या काफ लीग का पार्लिमानी लीडर 6 लोग बदल जाए, उससे हो सकता है। तो इसका कोई ऐसा हल निकलेगा जिसमें अदम एतमाद की बजाय ऐसा लगेगा कि परवेज़ इलाही एतमाद को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। अब मुज़म्मिल साहब, जब ये हम पंजाब की तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं ना, तो पंजाब हमेशा से हॉट फेवरेट है। और जनूबी पंजाब के बारे में खान साहब जब आए भी नहीं थे ना गवर्नमेंट में, तब भी वो बड़े दावे करते थे। लेकिन अब नून लीग जो है वो ये दावा करती नजर आ रही है, स्पेशली वज़ीर आज़म साहब जब अभी मुलाकात हुई है बड़े मियाँ साहब से, वो ये कह रहे हैं कि काफ लीग का एक बड़ा ग्रुप और जनूबी पंजाब से एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ राबते में है, जो नाराज़ अरकान है। क्योंकि ये कुछ दिनों पहले खबर भी आ रही थी कि नाराज़ अरकान ये कह रहे हैं कि हम अपनी एक अलग से जमात बनाने जा रहे हैं। तो ये कितना फ़ायदा दे सकती है नून लीग को, स्पेशली पंजाब में? ये तो अगले इलेक्शन का खेल है। अच्छा, लेकिन जैसे पिछले इलेक्शन में जनूबी पंजाब महाज बना और वो जनूबी पंजाब महाज फिर इमरान खान के साथ आ गया और उसने साउथ से सीटें जीती और वो सीटें जो है इमरान खान को पंजाब में इक़्तिदार दे गई। हमने जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की सुलह भी देख रहे हैं और भी रहीम यार खान से लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों की शिफ्टिंग देख रहे हैं। लेकिन ये अगले इलेक्शन की सफबंदी है कि अगले इलेक्शन में साउथ ने किसके साथ जाना है और कैसे बिहेव करना है। फौरी तौर पे जो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है उसमें मुझे ये रोल नजर नहीं आता। नहीं, आपको लग रहा है कि फौरी तौर पे पंजाब में हुकूमत की कोई तब्दीली हो सकती है? मुझे लगता है जी, मुझे लगता है। और इसमें हम यही देखेंगे वो तब्दीली नून लीग की तरफ से, यानी नून लीग ही हमें अब वहाँ पे सीटों पे विराजमान नजर आएगी पंजाब में। ऑप्शन नहीं है कोई और। देखिए पाकिस्तान में या तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना है या अगर इस्तेहकाम लाना है तो पंजाब में हुकूमत बदलनी है। मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें पंजाब पीटीआई के पास हो और मरकज नून के पास हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और मामलात देखिए ना, पंजाब असेंबली ने कल मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ ही करारदाद मंजूर कर ली है। बिल्कुल। MDPTV के खिलाफ पर्चा हो गया। एक निज़ाम हुकूमत भी होता है, एक वफाक और सूबों का रिश्ता भी है। एक वफाक के मतहत हैं ये सूबे। सूबाई खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं है कि आपको अलग रियासत हैं। तो क्या वफाक के जेर इंतजाम सूबे की असेंबली से वजीर आजम के खिलाफ करारदाद किस निज़ाम हुकूमत में चल सकती है? अच्छा। यहाँ कल को वफाक जो है वो इस्लामाबाद जाए सीएम तो उनको गिरफ्तार कर ले पंजाब के। हाँ। मतलब इस तरह का निज़ाम हुकूमत नहीं चल सकता जो पीटीआई चला रही है। लिहाजा रियासत को ये देखना है कि अगर चलाना है तो फिर पंजाब में तब्दीली लानी होगी। तो मुज़म्मिल साहब लास्ट में कमेंट कर देंगे, जो पंजाब की तब्दीली की आप बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगला साल जनरल इलेक्शन का साल है, तो ये पंजाब की तब्दीली यकीनन इलेक्शन में तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा पीटीआई के पास। पंजाब भी हाथ से चला गया और केपी के में जो उनकी कारकर्दगी वो भी सामने, तो क्या लेके जाएंगे फिर अवाम के पास? ये हम वो कहेंगे हम कोई गुलाम है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत शुक्रिया। मुझे हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन जो पल पल बदलती सूरत हाल है सियासत की वो दिलचस्प होती जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दिलचस्प रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। लाहौर का एक वीरान मकबरा जिसे मुगलिया दौर के चहीते इंजीनियर अली मर्दान खान ने अपने लिए तामीर करवाया, मौसम की सख्तियाँ झेलता यह मकबरा खंडर बना तो महकमा आसार कदीमा ने उसे असल हालत में वापस लाने का बेड़ा उठा लिया। आयशा तार रिपोर्ट करें। फने तामीर का कमाल शाहकार, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ये है मुगलपुरा के दामन में वाक़े मकबरा अली मर्दान खान।
अहलिया दौर के इंजीनियर अली मर्दान खान के मकबरे को पाकिस्तान का सबसे बुलंद मकबरा होने का एजाज हासिल है, जहां तक पहुंचने के लिए 500 मीटर तवील सुरंग को अबूर करना पड़ता है। महकमा आसार कदीमा ने इस मकबरे की मखदूश हालत की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर रखा है। 70 मिलियन की ये स्कीम है। ये हमने पिछले साल ADP में डाली थी। काम इस साल अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है कि जून 2023 तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। अजीमो शान मकबरे का शानदार फ्रेस्को आर्ट वर्क आज भी किसी किसी मेहराब में आखिरी सांसें लेता दिखाई देता है, जिसे नई जिंदगी देने के लिए कारीगर दिन रात मुतहरिक हैं। शोख रंगों के बेल बूटे मूलिया आर्ट की पहचान, जिन्हें नक्श करने में घंटे नहीं कई दिन लग जाते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, अब उसमें जिद्दत आ रही है। अब पत्थरों के कलर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। उसको पानी के अंदर मिक्स करो, फिर उसके बाद वो लगाई जाती है। मकबरे में एक तहखाना नुमा सुरंग भी है, जहां नवाब अली मर्दान खान, इनकी वालदा और अहलिया की कब्रें मौजूद हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मकबरे की बहाली, तज़ीन और आराइश और इसे महफूज बनाने का काम तेजी से जारी है। हुक्काम कहते हैं कि बहुत जल्द इस काम को मुकम्मल करके इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। आगे बढ़े। रोमानिया में पाकिस्तान का नाम किया रोशन। गुजरांवाला के साद राजपूत ने रोमानिया में होने वाले 7वें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मास रेसलिंग का फाइनल जीत लिया। साद ने स्पेन के एथलीट को 2-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट साद राजपूत इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इनकी कामयाबी पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, गोल्ड मेडल लेके महसूस कैसा कर रहे हैं ये बताइए। वालेकुम सलाम। सबसे तो पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि पूरे कौम ने मेरे लिए दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, जैसे जैसे मुझे पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है। तो अभी मैं फिलहाल रोमानिया में हूँ, तो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। सही है। अच्छा साद, मुझे बताएं कि गुजरांवाला के आप रहायशी और अब ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से आपने सोचा कि ओके आपने इस फील्ड में जाना है, नाम कमाना है, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया? सबसे पहले तो मैं जैसे होता है नॉर्मल के गली मोहल्लों में ही मैं खेलता था कबड्डी, जिसे नाम बोलते हैं। पहले मेरी गेम वो थी। इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता मास रेसलिंग जो अभी पाकिस्तान में बहुत फेम ले चुकी है, तो मैंने इसको देखा, मैंने पार्टिसिपेट किया डिवीज़न में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर गोल्ड मेडल विन किया। फिर इसके बाद पंजाब हुई, पंजाब में मैंने गोल्ड मेडल जीता। नेशनल हुई तो मुझे प्रेसिडेंट नवाब खान जो इसके इस गेम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे इस मौका दिया कि नेशनल खेलूं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी नाम कमाया। फिर मुझे इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया। अच्छा, ये मेरी तकरीबन 7 साल की मेहनत है, जिसके बाद मैं इस मुकाम पे। साथ लास्ट ईयर भी आपने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो किस डिसिप्लिन में था ये बताइए। लास्ट में 2 ब्रॉन्ज मेडल विन कर चुका हूँ, स्टेज 1 उज़्बेकिस्तान से और स्टेज 2 टर्की से, जो इस्तांबुल में हुआ था। पूरा 1 साल हो गया इसको, इस्तांबुल में वो मुनक्कद हुआ था वर्ल्ड कप स्टेज 2। अच्छा, और ये साथ ये बताएं, ये जो मास रेसलिंग है थोड़ा सा देखने वालों को बताएं क्या होती है, ये कितना डिफरेंट है एक कॉमन रेसलिंग से? रेसलिंग का मतलब है स्ट्रगल करना, चाहे वो आप जिंदगी में कर रहे हैं या किसी भी शोबे में कर रहे हैं। रेसलिंग ये एक दरमियान में बोर्ड होता है, दोनों आमने सामने मुखालिफ बैठते हैं, स्टिक होती है, इसको ग्रिप करना होता है। डी होती है, 3 में से 2 जो पुल खिलाड़ी खींच लेता है एक मुखालिफ से, वो जीत जाता है। अच्छा साद, मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? गोल्ड मेडल से ज़्यादा बड़ा क्या आपने अचीव करना है या आपने क्या सोचा है कि अब आपने अगला कोई कंपटीशन क्या है?
इंशाल्लाह वर्ल्ड नुमैन गेम्स आ रही हैं टर्की में नेक्स्ट मंथ, तो इंशाल्लाह मेरी कौम से भी अपील है कि मेरे लिए दुआएं करें ताकि मैं उधर गोल्ड मेडल विन करूं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकूं। इधर तकरीबन 103 कंट्रीज आ रही हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी और मुख्तलिफ गेमें इसमें तकरीबन 40 प्लस इसमें गेमें खेली जाएंगी। अच्छा, और साथ ये ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है ये मास रेसलिंग? ये ओलंपिक्स में नहीं है, ये उसके साथ टच है लेकिन अभी इंक्लूडेड नहीं हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा साथ मुझे ये बताएं, हमेशा हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनमें खिलाड़ियों को फंड्स का बहुत मसला रहता है, आपको ऐसा कोई मसला फेस करना पड़ा? जब सबको करना पड़ता है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में न्यू फेम हुई है, यानी कि इसको फेम मिला है, तो मैं बगैर स्पॉन्सर के और किसी भी यानी इखराजात सब कुछ मैंने खुद की है, ट्रेनिंग से लेकर जो मुझे सपोर्ट किया है तो वो मुझे मेरी फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, इसके अलावा मैंने खुद सब कुछ बर्दाश्त किया। साथ रेसलिंग जब आती है हमारे जहन में तो एक तो वो कन्वेंशनल रेसलिंग है, फिर अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं हमारे वो मुए थाई और इधर निकल जाते हैं। ये जो डिसिप्लिन है ये पाकिस्तान में बिल्कुल नया है, आप इस तरफ कैसे गए, किसने आपको गाइड किया कि यार ये भी एक डिसिप्लिन है? जैसा कि मैंने आपको बताया जी, तो नवाब खान साहब जो मौका दिया, मैंने जैसा बताया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बार आगे आया हूँ। तो ये बेसिकली ये रशिया की ट्रेडिशनल गेम है, इसकी सासा रिपब्लिक की रियासत, तो ये उनकी नेशनल गेम है, इस तरह हमारी हॉकी गेम है, ये उनकी गेम है, ये कूद रियासत है उनकी। सही है। अच्छा साद, आप हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। खेल नई चीज़ें जब हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस होती हैं तो यकीनन ये हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्हें कुछ नया खेलने के लिए फैसल मिलता है। बिल्कुल। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिरयानी, खाने पीने की बात, कढ़ाई, टिक्का, हलीम। आप मुझे खिलाने वाले हैं सब नहीं कुछ? मैं नहीं, ये मैं अब दिखाने वाला हूँ, खिलाने वाला नहीं हूँ, दिखाने वाला हूँ। कस्बा कॉलोनी में ये सब गाड़ी पर सस्ते दामों मिल रहा है। सस्ते दामों, आप सोचे इतने महंगाई के दौर में कहाँ पर इतना सस्ता खाना मिलता है। जब हम रिपोर्ट का अनाउंस करेंगे ना, सब लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट, कस्बा कॉलोनी पहुंचो। रात के वक्त कराची के मुख्तलिफ शादी हॉल्स में तकरीबात के बाद बचा खुचा खाना कौन लेकर जाता है और ये किन मरहाइल से होता हुआ किन लोगों तक पहुंचता है, आइए आपको बताते हैं। हाथ में खाने की थैली पकड़े ये लोग किसी रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़े, बल्कि एक लोडिंग गाड़ी में मौजूद चटपटे खाने खरीद रहे हैं। ये लोग रात गए मुख्तलिफ शादी हॉल्स के बाहर घूमकर खाना जमा करते हैं और ये वो खाना होता है जो हम अपनी प्लेटों और डिशों के अंदर छोड़ आते हैं। बिरयानी, कढ़ाई, टिक्का, हलीम या फिर हो कुछ मीठा, कस्बा कॉलोनी में ये सब सस्ते में मिलेगा और गरीबों के लिए ये खाना किसी नेमत से कम नहीं। लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहते हैं कि बस खाने को मिल जाए और सफ़ेद पोशी का भरम भी बना रहा है, तो इस वजह से लोग लेते हैं। यहाँ पे जो ना बहुत अच्छे रेटों में जो ना खाना मिलता है और सस्ते रेटों में मिल जाता है। ये महंगाई का दौर है, इस महंगाई के अंदर जो ना हमारा तो भाई बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के बाहर से खरीद ले। खाना फरोख्त करने वाले कहते हैं बेरोजगारी और गुर्बत के बाइस लोग अपने बच्चों को महंगे होटलों में नहीं ले जा सकते। ऐसे लोगों की परेशानी को देखते हुए ये काम शुरू किया। ये गरीबों के लिए जो है ना, ये हम लोगों ने काम शुरू किए। ये जो हमारा खाना माना बच जाता है ना सेठों का, वो दे देते आलू में या किसी पार्टी मार्टी का हो जाते हैं बिल्कुल फ्रेश। ये लोग 10 सालों से खरीदते हैं, ये अभी का नहीं है, 10-12 साल से ये काम चल रहा है। ये सारे गरीब लोगों का इनसे रोजगार चल रहा है। कोई
भाई सब्जी पकाने में लोगों को 500-400 रुपये खर्चा हो जाते हैं, इसमें ये 50 रुपये में सारे घर वाले खा जाते हैं। सफ़ेद पोश और कम दिहाड़ी वाले अफराद रात के इस पहर कम कीमत पर मुख्तलिफ मज़ेदार डिशेस खरीद रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये में 2 वक्त का खाना पूरे घर वाले आराम से खा लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। चलें जी, अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज से कबल नेशनल स्टेडियम में क्या कुछ होता रहा, तैयारियां क्या क्या हुई हैं, खिजर आजम की रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची तैयार है पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए। इस स्टेडियम को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन किस तरह से हो रहे हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान में 17 साल बाद आई है और पाक इंग्लैंड फ्लैग्स इस बात की अक्कासी कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट तो स्टेडियम आएंगे, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी इस दौरे के हवाले और इसकी अहमियत पर बात करेंगे। तो क्या कुछ हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, ये अहवाल आज इस रिपोर्ट में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सिंध रीजन के बॉलर्स मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तानी टीम के जो बैट्समैन हैं उनकी प्रैक्टिस में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, यानी उनको बॉलिंग करवा रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, कैसा एक्सपोजर है आपका, किस किस को आपने बॉल कराई है? मेरा नाम माज है और मैंने जो है वो इंग्लैंड की टीम के साथ प्रैक्टिस करी और मैंने उनके कुछ प्लेयर्स को बॉलिंग कराई, जैसे कि हैरी ब्रुक्स था, सैम करन था और आदिल रशीद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने को मिला। उनके प्लेयर्स जैसे मार्क वुड ने मुझे समझाया बॉलिंग के बारे में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। मेरा नाम अनस अब्दुल सत्तार है और जैसे कि पाकिस्तान को लेफ़्ट आर्म बॉलर्स की ज़रूरत थी, नेट बॉलर्स की, तो 2 लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत थी, तो हमें बुलाया था। और लेफ़्ट आर्म बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी पाकिस्तान टीम को बॉलिंग कर रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और जैसे कि अभी नीड है फास्ट बॉलर्स की लेफ्टी, तो मैं भी आया हुआ हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अब ये हैं वो मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यानी पाकिस्तानी और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, बॉलिंग भी करवा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान कुरैशी साहब, हम तो 17 साल पहले टेलीविज़न पे मैच देखते थे और तालियां बजाते थे, चांस लगता था तो शायद ग्राउंड में टिकट वगैरह लेकर आते थे। 17 साल पहले और आज इंग्लैंड की टीम आई है, इस गैप को कैसा देख रहे हैं? अगर हमारा 2010 में वो वाक़या ना होता तो इंग्लैंड की टीम आती रही, लेकिन उससे पहले भी आपको पता हो कि बहुत सी टीमें यहाँ नहीं आ रही थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ नहीं आती उस वाक़े से पहले, लेकिन 12 पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया है और ये बिलाखिर टीमों ने आना शुरू किया। पिछले बरस जब हमारा PSL जो है उसने जब एक बहुत रिदम लिया और 2 साल पाकिस्तान में हुआ तो लोगों को इस बात का एतबार हो गया। और उसके बाद जब पिछले बरस 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो उससे ब्रेक थ्रू, हालांकि ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जब आगे यहाँ से भाग गई तो ऐसा लग रहा था हाँ सेटबैक था कि जिस तरह गई थी और फिर इंग्लैंड ने भी मना कर दिया। वो भी एक पता नहीं क्या हुई थी, साजिश थी, क्या थी, मैसेज था, लेकिन बहरहाल देखें जो टीम ने जिसने खेलना होता वो खेलती है। उसके बाद यही इंग्लैंड की टीम जिसने आने से इनकार कर दिया, बिलाखिर वो अब लैंड कर गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली, वो आए और यहाँ पर एक नया मोमेंटम डेवलप हो गया। सिक्योरिटी के बारे में उनको पता चल गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी है, हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है, जो कि इंग्लैंड की टीम कंपनसेट कर रही है और पाकिस्तान पहुँच चुकी है। और ये जो फ्लड लाइट्स अभी ऑन हुई हैं ये इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि अब यहाँ पर फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ होने वाला है। अब ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो गया है और इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान के इस नेट एरिया में जहां पर इस वक्त हैदर अली जो जिनकी परफॉर्मेंस का बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो इस वक्त नेट में मौजूद हैं और दूसरी साइड से यहाँ से पाकिस्तानी साइड से बॉलिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। और जिस तरह से मैंने आपको अपडेट किया था शुरू में कि ख़ास तौर पर लेफ़्ट आर्म बॉलर्स सिंध के मंगवाए गए हैं आज के वो पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉलिंग करवाएं, क्योंकि इंग्लैंड की साइड पर 3 लेफ़्ट आर्म बॉलर्स हैं जिनको पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खेलना है। तो बाबर आजम हो, हैदर अली हो, शान मसूद भी इस वक्त नेट में ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ
ये इंग्लैंड साइड का नेट एरिया है। यहाँ पर भी आप देखें मेहमान टीम है और इनका भी जो है नेट सेक्शन बड़ा भरपूर है, एक्शन में है। मोइन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको वो भी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं और वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि उनकी टीम हल्की है, बल्कि ज़बरदस्त है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारी यहाँ पर बॉलर से बात हुई जो कि नेट प्रैक्टिस करवा रहे थे इंग्लिश टीम को, उनका ये कहना था कि जिस तरह से जो इंग्लिश टीम का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर वो उनको एक बाउंसर मारते हैं तो इंग्लिश क्रिकेटर्स कहते हैं कि एक और बाउंसर मारो। तो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में सब ऑन है, बिफोर एक्शन लाइट कैमरा सभी कुछ लगा दिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के दौरान स्टेडियम के अतराफ कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो कि ट्रैफिक के लिए बंद होंगी, रूट क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल है। ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे घर का रास्ता ही वही है। बेशक। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से हम जानते हैं। हुज़ैफा, गुड मॉर्निंग। मुझे ज़रा बताएं कि कौन कौन से रास्ते हैं जो कि आज शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर आपने नहीं जाना? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 60 T20 मैचेस का आगाज़ आज से इसी नेशनल स्टेडियम कराची पे होगा। आज हम आपके पास ये अपडेट लेकर आए हैं कि इस मैचेस के दौरान जो अतराफ़ की सड़कें वो कौन कौन सी ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी और कौन कौन सी सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। जो स्टेडियम हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम की तरफ आती है वो तमाम तर मैचेस में ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी पूरे मैच के दौरान। इसके अलावा अतराफ़ की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो स्टेडियम से हसन स्क्वायर की तरफ जाती हों, चाहे वो कारसाज से स्टेडियम की तरफ आती हो, चाहे वो डालमिया से स्टेडियम की तरफ आती हो, ये तमाम सड़कें खुली रहेंगी तमाम ट्रैफिक के लिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक है वो अतराफ़ की सड़कों पर आना ममनू होगा। अलबत्ता जो प्राइवेट गाड़ियां हैं और बाइक्स हैं उनको स्टेडियम के अतराफ़ की सड़कों पर आने की इजाज़त होगी। साथ साथ जो फैंस मैच देखने के लिए आएंगे और जो दीगर लोग मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम आएंगे वो 3 मकामात पर अपनी गाड़ियाँ और बाइकों को खड़ा कर सकते हैं। पहला मकाम जो है वो हकीम सईद ग्राउंड है जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके जो शटल है उसके थ्रू नेशनल स्टेडियम कराची आ सकते हैं। दूसरा पार्किंग पॉइंट जो है वो गरीब नवाज ग्राउंड जो डालमिया पे मौजूद है वहाँ पर बनाया गया है। अब वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर उसके बाद जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची शटल के थ्रू आ सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो बनाया गया है नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने जिसको चाइना ग्राउंड कहा जाता है और वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क करके नेशनल स्टेडियम कराची में आया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। 7 T20 मैचेस जो खेले जाएंगे उन 7 मैचेस में एक रोड मुकम्मल तौर पे बंद रहेगा, जबकि दीगर जो रोड होंगे वहाँ पे हैवी ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आना ममनू होगा। अलबत्ता आप अपनी गाड़ियाँ और अपनी बाइकें और पर्सनल कन्वेंस जो है वो उन रोड्स के ऊपर ला सकते हैं। जी तो देखिए भाई, मैच की पहले से अपने रूट्स देख लें आप और फिर शिकायत ना कीजिएगा कि मेरी गाड़ी फंस गई। हम इस पर तजिया लेंगे जो आज की सीरीज़ शुरू होने वाली है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात करें पाक इंग्लैंड फर्स्ट T20 की। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार रैन का अदील हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताइए कौन है फेवरेट आज? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान टीम फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज 2 बातें, एक तो ये कि पाकिस्तान अपनी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ उतर रहा है, सिर्फ शाहीन हमारी और रिजवान नहीं होंगे, और दूसरी जानिब होम एडवांटेज है, कंडीशंस हमारी काफ़ी फेमिलियर हैं। इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें फैसल तो उसमें ज़ाहिर है आई थिंक इट्स अ प्रीटी एक काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सी टीम है। जो 20 का स्क्वाड यहाँ पर आया हुआ है इसमें 12 खिलाड़ी वो हैं जो कि वर्ल्ड कप में जा रहे होंगे, बाकी वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। सो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान मुझे आज के मैच में फेवरेट लग रहा है। और अदील भाई, हमने देखा प्रैक्टिस सेशन भी बड़ा ज़बरदस्त और भरपूर हो रहा है, बट वेयर डू वी लैक? हम इस सारे मामले के बाद भी, स्ट्रॉन्ग साइड होने के बाद भी, कहाँ आपको लैकिंग नज़र आती है? आई थिंक ये जो मैटर है ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है एशिया कप के बाद से, और कल हमारे जो गेम सेट मैच शाम में हम स्पोर्ट्स अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें कल चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी मौजूद थे। आई थिंक मिडिल ऑर्डर इज वेयर वी आर लैकिंग, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की ओपनिंग में अभी भी हमारे पास जो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी अगर रिजवान नहीं है तो शान मसूद से ओपनिंग करवाई जा सकती है, हारिस को ट्राई किया जा सकता है।
मिडिल ऑर्डर इज वेयर वी आर लैकिंग। वही सिनेरियो जो आज से शायद हम महीना 1.5 महीना पहले डिस्कस कर रहे थे कि 12वें ओवर में जब 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, जो कि हमने एशिया कप में सिनेरियो देखा भी, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। आई थिंक दैट इज वेयर वी आर सीरियसली लैकिंग, और ये हमारे चीफ सेलेक्टर का मेन मिशन होना चाहिए, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कैसे करना। ठीक है। अच्छा दिल, अमूमन ही कहा जाता है कि होम ग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं तो इतना आपको प्रेशर फील नहीं होता, तो आज हमें किस अपने खिलाड़ी से उम्मीदें लगा लेनी चाहिए कि वो हमें धोखा नहीं देगा? इसका एक ऑल्टरनेट व्यू भी है कि अक्सर होम ग्राउंड पे ज्यादा क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके साथ होती हैं, तो आप पे प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। There's a decent crowd expected in Karachi, even तो बताया जा रहा है कि हाउसफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टिकट सेलिंग की इस बार पॉलिसी रही है, सब कुछ ऑनलाइन टिकट बेचे गए हैं, लोगों के एक्सपीरियंस भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड टुडे, बट वी एक्सपेक्ट अ डिसेंट क्राउड। खिलाड़ियों पे प्रेशर जाहिर होगा, 17 साल बाद एक हाई प्रोफाइल इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज यहाँ पर हो रही है, और खिलाड़ियों के लिए बहुत जबरदस्त मौका है। कुछ नए खिलाड़ियों के लिए शाद मसूद पे बड़ा प्रेशर होना है, हारिस पे बड़ा प्रेशर होना है, अपनी पोजीशन, खुशदिल शाह पे बहुत प्रेशर होना है टीम में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। सो प्रेशर तो होगा, होम क्राउड हो या ना हो। अच्छा अदील, मैं नेशनल T20 की भी आपसे बात करूंगा, ऑल दो कि जब वो ख़त्म हुआ है और जैसे ही बिल्कुल इंग्लैंड सीरीज़ के बिल्कुल एक दिन पहले ही वो ख़त्म हुआ है, तो हम उसमें तो इंक्लूजन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव बात करें, आई मीन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग साइम अयूब, कोई उनको लेफ्ट हैंडेड गप्टिल कह रहा है, मुझे गांगुली की याद आ रही है उनको देख के, जितना वो सटल रहते थे और जिस सटलिटी के साथ खेलते थे। डू यू फील दैट वे एज वेल? देखिए, मैं तो अभी ये बोलूंगा कि साइम अयूब को फिलहाल हम साइम अयूब ही रहने देते हैं। हमें बहुत ही एहतियात के साथ उनको नर्चर करना पड़ेगा, उनको खिलाड़ियों को क्यूरेट करना पड़ता है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम 20-19 साल की उम्र में उसको उठा के टीम में डाल दें। वो एक मैच्योरिटी की एज चाहिए होती है उसको। अभी आप एज अ स्टैंड बाय प्लेयर अपनी टीम के साथ ट्रैवल करवाना शुरू करें, ए टीम के मौके दें। साइम का करियर अभी बहुत नेसेंट है, उन्होंने, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, उसको एक पूरा PSL का सीजन खेलने दें। और ये भी याद रखिएगा फैसल, साइम जिस जगह के लिए कम्पीट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो बाबर और रिजवान की जगह है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आज हमारे लिए मैच थोड़ा इजी हो। बहुत शुक्रिया आदिल अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। इंग्लैंड पहला T20, 17 साल बाद इंग्लैंड आई है पाकिस्तान, उनके स्टार्स आए हैं उनको देखने के लिए। सब जाएंगे, आप जाएंगी? मैं जाऊंगी, आज तो जाऊंगी, मैं संडे को जाऊंगी। वो टिकट जो आपने मेरे लिए खरीदी है ना, उस टिकट के लिए मैं जाऊंगी। खैर, बहरहाल जीते कोई भी, लेकिन ये जीत है पाकिस्तान की। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह। और टिकट खुद लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।